Hello everyone, how are you? And बाइनोमियल की सीरीज जो चल रही थी इससे पहले, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स स्टडी कर रखे हैं और आज का लेक्चर 4 होगा। यू आर वाचिंग मी ऑन साक एकेडमी चैनल एंड सो गाइस, आज की जो हमारी टॉपिक है बाइनोमियल की एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई भी क्वांटिटी एक सिंगल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही थी, राइट। बट आज की जो लेक्चर होने वाली है उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक क्वांटिटी मल्टीपल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। उस केस में हम लोग स्मॉल परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम की एक और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो आज होने वाली है, आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए एंड हम लोग ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। और कोई भी डाउट होती है आप बेझिझक मुझे कमेंट करें, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल रूल फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज। जनरल रूल फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं, हम लोगों ने इससे पिछली बार जो पढ़ा था, सपोज वी हैव अ क्वांटिटी q एंड इट्स डिपेंड्स ऑन सपोज कि x की पावर n। हालांकि उस समय मैंने क्वांटिटी x को एक्चुअली ये जो q है, q को मैंने q नहीं कंसीडर करा था। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आप मानते हो, ठीक है। तो उस समय मैंने देखा था ये जो क्वांटिटी q है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था, x पे। पर आज की जो हमारी टॉपिक है दैट इज ये जो q है ये मल्टीपल, फॉर एग्जाम्पल x की पावर n, y की पावर m, ठीक है, z की पावर k एंड सो ऑन। ऐसे मल्टीपल क्वांटिटी पे, ये जैसे कि मल्टीपल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कोई भी सिंगल क्वांटिटी, तो वैसे केस में हम लोग इस क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक। तो आइए देखते फिर। मान लो आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी, यहां से मैं इसका प्रूफ करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रूफ इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन अ पर्टिकुलर केसेस ये बहुत जरूरी होता है। जैसे आप जब एरर पढ़ोगे तो एरर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे नहीं सॉल्व होगा, और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायरेक्टली इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होने वाले भी हैं जो आपको जो प्रोसेस में इसमें करने वाला हूं उसमें भी वही प्रोसेस चाहिए। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से फील आए जब भी आप क्वेश्चन को देखो तो कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रूफ बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात कि कभी कभी जब मैं भी पढ़ा करता था तो जब कोई चीज टीचर डायरेक्टली लिख देते थे, जस्ट इमेजिन की सपोज ये फॉर्मूला है, लिख देते थे, इस पे 5 क्वेश्चन बना देते थे। तो मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता था, ये कैसे लिख दिया सर ने, ऐसे कैसे सोच सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा मेरा दिमाग सोचता था। तो आई थिंक कि आप लोगों का भी मोस्टली बच्चे का यही सोचना होगा, यही सोचते होंगे कि आपको लगता होगा कि सर कहाँ से ये फॉर्मूला आपने ऐसे मन से लिख दिए, इस पर क्वेश्चन करवा दिए, क्या सही है नहीं है। बट अगर इसी चीज को मैं प्रूव कर देता हूँ, इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको क्लियरली सॉलिड आपको समझ में आती है कि ये चीजें कहाँ से कैसे और क्यों हो रहा है। फिर आपको मजा आता है काम करने में, फिर आपको कंप्लीटली समझ में आता है, लॉजिक भी समझ में आता है। और प्रूफ का एक और मैंने चीजें बताई आपको, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए आपको जो प्रोसेस मैं इसको प्रूव करने के लिए करूंगा उसी प्रोसेस के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन आपको ये प्रोसेस आनी चाहिए, आपके समझ में आनी चाहिए कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी मैं क्यों प्रूफ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं, आपके पास जस्ट इमेजिन की एक क्वांटिटी है जिसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ क्यू, ठीक है। और ये क्यू मल्टीपल क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल a की पावर a स्मॉल a एंड b इज अनदर क्वांटिटी जिसकी पावर b है, एंड c कैपिटल C जिसकी पावर स्मॉल c है, इन 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करूं, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दूं, तो आप जैसा कि जानते हो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते ही आपको अच्छे से पता है
कि क्या लगता है, एक कांस्टेंट लगाते हैं, फिर होता है ये a की पावर a, b की पावर b एंड c की पावर c। ठीक है, ये आपके पास चीजें आती हैं कब, जब आप कांस्टेंट को रिमूव करते हो। बट आपको जैसा कि मैंने पिछले क्लास में जो स्मॉल परसेंटेज चेंज सिखाया था एक क्या सिंगल क्वांटिटी के लिए, वैसे केस में आपने देखा था कि ये कांस्टेंट क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में भी जब हम लोग प्रूव करेंगे तो ये कांस्टेंट कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस कांस्टेंट को इग्नोर करके चलूंगा और अपने पास क्या रखूंगा मैं, q इक्वल टू a की पावर स्मॉल a, b की पावर स्मॉल b एंड c की पावर स्मॉल c। बस थोड़ा सा अगर मैं इस के को रखूंगा तो थोड़ा सा एक दो लाइन लेंदी जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बाद में कि ये के दोनों साइड आएगा और दोनों साइड के कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं के को इग्नोर करके चल रहा हूँ। एक्चुअली ये पूरी तरह से 100% सही फॉर्मूला नहीं है, मैंने सिर्फ इस के को इसलिए हटा के यहाँ पर रखा क्योंकि के कैंसिल आउट हो जाएगा आगे जाकर के। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है तो आप पिछले लेक्चर जाके देखिए, लेक्चर 3 बायनोमियल थ्योरम, लेक्चर 3 साके अकेडमी। ठीक है, तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट कैसे और रिमूव हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं मजा आया, नहीं आपको समझ में आया, आप मुझसे फिर से बोलना, मैं इसको फिर से प्रूव करके दिखा दूंगा। ठीक है, दूसरी कि अब क्या करना है ऐसे केस में हम लोगों को, इसके बाद जो हमें करना है वो दोनों साइड क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग ले लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, लॉग। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, टेकिंग लॉग ऑन both sides, taking log on both sides, taking log on both sides with base e। ठीक है, बेस e के साथ हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड लॉग ले लेंगे। ठीक है, पर आगे की कहानी में आपको सिखाने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें सिखाना चाहता हूँ जो आगे जाकर के इसका यूज होने वाला है। ठीक है, मैं बीच में ही इसको यहाँ पर लिखता हूँ ताकि उधर मैं सॉल्व करूंगा। और ये क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती है तो आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, और ये है क्या चीज, तो सबसे फर्स्ट वन जो फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए वो क्या है, वो है अगर लॉग कोई भी कुछ भी, सपोज कि x, ठीक है, विद बेस e, इसको लिखा जाएगा शॉर्ट में ln(x). अगर ये log y विद बेस e होता इसको log ln y, अगर log z विद बेस e होता इसको हम लोग ln z लिखते, अगर log a विद बेस e होता तो इसको ln a लिखते, अगर q विद बेस e होता तो क्यू लिखते। बात समझ गए, ये एक तरीका है लिखने का जो आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लॉग m1 इंटू m2 इंटू m3। ऐसे सपोज कि आपके पास 3 क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो तीनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई में लॉग है तो ये होता है। अब सोचो यहाँ पर क्या होगा, बेस में ई है, मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, ठीक है, सब जगह। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ln m1 इंटू m2 इंटू m3 लिख सकता हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि शॉर्ट में अगर बेस में ई हुआ, अगर बेस में क्या हुआ, ई हुआ, तो इसको हम लोग ln m1 m2 लिख सकते हैं, जैसा ऊपर में बताया। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, तीसरी बातें क्या याद रहनी चाहिए, अगर ln m1 इंटू m2 इंटू m3 है, ठीक है, ln का मतलब समझ रहे, बेस में क्या होगा, e होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमें, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका प्रूफ नहीं, जब मैं लॉग पर आऊंगा तो आप प्रूफ सीख सकते हो, और कैसे आता है, क्यों आता है, ये भी मैं समझाऊंगा। अगर आपको नहीं आती तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या होता है, ln m1 प्लस ln m2 प्लस ln m3, इस तरह से ये फॉर्मूला आती है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। नंबर फोर, अगर ln
ln, ln मतलब समझ रहे बेस ई होने वाला है, ठीक है। अगर ln m की पावर k रहे, ln m की पावर k रहे, तो ये k आगे आ जाता है और इसको लिखा जाता है k इंटू ln m, k इंटू ln m। ये फोर्थ फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपको याद रखना चाहिए, अब सोचो अगर मान लो डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशिएट, किसका ln q का, ln q का, पर यहाँ x के रिस्पेक्ट में। जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैं इस ln को इस q का ln, ये log जो है किसका फंक्शन है q का है, और अगर इसको मैं q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, इसका सिंपल 1/q आएगा, 1 में क्या आएगा q आएगा। बट अगर मैं बात करूं ये जो डी बाई डी एक्स है, ये डी बाई डी एक्स यहाँ पर तो एल एन क्यू ही है, एल एन क्या है क्यू ही है, बट इसका डिफरेंशिएशन में क्यू के रिस्पेक्ट ना करके एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा सब कुछ। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे केस में जो इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो जनरल रूल होता है डिफरेंशिएशन का वही यूज करना। मतलब कि एल एन क्यू का डिफरेंशिएशन देखो क्या हुआ था जनरल रूल में 1/q हुआ था, इसका भी 1/q ही होगा। क्या होगा 1/q ही होगा, बट इसके साथ एक और एक्स्ट्रा स्टेप ऐड होगा, दैट इज dq/dx, dq/dx। अगर यहाँ q की जगह y होता तो dy/dx होता, ठीक है सिंपल। तो ये 4-5 फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अगर ये याद है तो प्रूफ को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बता दी, आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगला स्टेप आइए देखते हैं। तो दोनों साइड क्या करना है लॉग लेना है। तो यहाँ पर था, देखो यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है कर दिया मैंने। अब अगर मैं बात करूँ इसको नेक्स्ट प्रोसेस की, नेक्स्ट प्रोसेस से पहले इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और ये रहा आपके पास, देखो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस ई। तो देखो मैंने बताया ऊपर में कि अगर बेस ई हो तो उसको सीधा ln x लिखते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको, ये हो जाएगा आपका ln q इक्वल टू, ये हो जाएगा ln a की पावर a, b की पावर b एंड c की पावर c। ये नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल दो कि और अच्छा लगे आपको। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो ln q है इसको तो एज इट ln q ही रहेगा, बट उसकी अगर मैं बात करूं उसके बारे में जरा सोचो तो उसको क्या लिख सकते हैं। तो जरा आइए, तो क्या ये इससे मैच कर रहा है क्या। देखो m1 के जगह a की पावर a है, m2 के जगह b की पावर b है, और m3 की जगह c की पावर c है। तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ ln m1, ये तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है lm1 प्लस ln m2 प्लस ln m3। मतलब उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लिखाएगा ln a की पावर a प्लस ln b की पावर b प्लस ln c की पावर c। इस तरह से हम लोग लिख सकते थे इस फॉर्मूला का यूज करके। जो लॉग की प्रॉपर्टी है ये हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद फिर से एक और फॉर्मूला यूज होने वाला है, देखो log a की पावर a। तो अगर मैं इससे गौर करूं तो ln तो है ही, और ये जो आपका m है, m के जगह देखो a है और k की जगह कितना है a है, स्मॉल a। तो इससे कंपैरिजन करो तो वो तीनों टर्म कैसे है, इस तरह से है ln m की पावर k, यहाँ ln a की पावर a। तो देखो इससे कंप्लीटली मैच कर रहा है, तो k जो पावर था वो आगे आ जाता है और हो जाता है ln m। तो इसको भी अगर उस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ln q इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा a, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a, ठीक है। अरे यार ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा ln a कैपिटल A प्लस इसकी भी पावर, ये जो स्मॉल b है आगे आ जाएगा b और ln b, क्या हो जाएगा ln b। सिमिलरली ये जो स्मॉल c है ये भी आगे आ जाएगा c और ये हो जाएगा ln कैपिटल C, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लॉग का प्रॉपर्टी को यूज करके इस तरह से सॉल्व कर लिया।
नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। और मैं बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में करो, जिसके भी रिस्पेक्ट में मन करे उसके रिस्पेक्ट में करो, क्योंकि जैसे इसे सॉल्व करोगे तो वो कट जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके रिस्पेक्ट में करते हो, ठीक है। तो वॉट एवर आपका मन है, मैं इसे x के रिस्पेक्ट में करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला बता रखा आपको x के रिस्पेक्ट में बता रखा है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to x। दोनों साइड क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा प्यारे आपका डी बाई डी एक्स, और ये कितना है, ये है ln q इक्वल टू, फिर इस सारे टर्म को करेंगे, ये कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और इधर है a ln a, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स, और कितना है b, कितना है b ln b, ठीक है, प्लस जो लास्ट है दैट इज डी बाई डी एक्स, और ये आपका c और ln c, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। और ln q का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में देख लो क्या है भाई, तुरंत ही किया था हमने। तो ln q का तो ये 1 बाई q हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बाई q, और साथ में क्या लगेगा dq बाई dx, ये हो जाएगा dq बाई dx। नेक्स्ट स्टेप, ये a क्या है आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग d ln a बाई dx, ठीक है, प्लस फिर इसको क्या लिखोगे, b कांस्टेंट, b बाहर हो जाएगा, ये हो गया b d ln b बाई dx, प्लस लास्ट वन क्या है c, तो ये स्मॉल c बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा d, क्या हो जाएगा d। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखो थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इस तरह से अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मेरी आवाज सुनाई देगी। कितना हो जाएगा c, और बचा क्या, इधर बच गया आपका ln c बाई dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं देखो क्या कर रहा हूँ, अब इसको बस अरेंज करना, अरेंज क्या करना है, ये जो dq है इसको मैं लिखता हूँ dq बाई ये q, dq बाई dq इनटू ये जो x है dx, इसको लिखता हूँ 1 बाई dx, ठीक है, इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी बाहर था, ए को बाहर ही रहने दो, और ये जो dA है, ये जो क्या है ln a है, इस ln a को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया था ln q को x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे 1 बाई q, और साथ में dq बाई dx लग रहा था, तो यहाँ ln a का अगर डिफरेंशिएट करूँ x के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई a इंटू डी बाई क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए। तो इसको देखो, ये तो ऑलरेडी बाहर था, ln a का डिफरेंशिएट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a इंटू ये कितना हो जाएगा 1 बाई a, और साथ में लगेगा ये da बाई dx, ठीक है, प्लस अब b की बात करूं तो b तो कांस्टेंट था, ये बाहर ऑलरेडी था, अब db की बात करूं तो ये भी हो जाएगा 1 बाई b, और साथ में क्या होगा db बाई dx। आगे c की बात करूं तो c तो पहले से बाहर था, c बाहर हो गया, और ln c का हो जाएगा 1 बाई कैपिटल C, देखना ये स्मॉल c है प्यारे, कंफ्यूज मत करना, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dc बाई dx। इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको डिफरेंशिएट किए। अब ये तो ऑलरेडी पहले से अरेंज्ड है, dq बाई q इनटू 1 बाई dx इक्वल टू इसको थोड़ा सा अरेंज करना, इसको थोड़ा सा क्या करना है, हमें अरेंज करना, इसको लिखता हूँ a इंटू, और ये क्या है da बाई a इंटू, चलो एक काम करते हैं, इसको और 2-4 लाइन बढ़ाने से अच्छा है कि एक लाइन में कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें करता हूं कि देखो
1 बाई डी एक्स इसमें भी है, 1 बाई डी एक्स इसमें भी है, 1 बाई डी एक्स इसमें भी, देखो इसमें भी डिनोमिनेटर में डी एक्स, इसमें भी डी एक्स, इसमें भी डी एक्स, मैं सारे डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ। तो 1 बाई डी एक्स, 1 बाई डी एक्स जब कॉमन ले लोगे, डी एक्स को आपने बाहर करा तो बचा क्या, एक तो ये स्मॉल ए बच रहा है और साथ में यहाँ बच रहा है डी ए और यहाँ बच रहा है ए, इसको लिख सकते हैं डी ए बाई ए, डी ए बाई ए प्लस ये dx ऑलरेडी आपने निकाल रखा बाहर, तो यहाँ बचेगा डी बी, सॉरी बी बी है ये स्मॉल बी, तो ये स्मॉल बी क्या है, ये स्मॉल बी, और इधर बचेगा डी बी बाय बाय क्या बी, क्योंकि dx आपने बाहर कर दिया। यहाँ पर c बचेगा प्लस स्मॉल c और साथ में डी सी बाय सी, डी सी बाय सी नहीं है एक्स प्यारे, यहाँ देखो कितना है स्मॉल c और dx तो बाहर कर लिए, तो यहाँ क्या बचेगा डी सी बाय ये कैपिटल सी, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दो, पर ये छोटा बहुत दिख रहा है आपको, देखने में दिक्कत हो रहा है, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो आपके पास क्या था, आपके पास था 1 बाई क्यू सॉरी डी क्यू बाय, देखो यहाँ क्या था डी क्यू बाय, पहला था डी क्यू बाई क्यू था, सॉरी डी क्यू बाई क्यू इंटू 1 बाई डी एक्स, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट था ये क्या था आपके पास, ये था डी क्यू बाई क्यू इंटू 1 बाई डी एक्स इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू इंटू 1 बाई डी एक्स, ये तो फर्स्ट था। इसके बाद क्या था, हमने क्या किया था, सब में क्या किया था, डी एक्स कॉमन ले रखा था, ठीक है। यहाँ बचा था ए इंटू डी ए बाई ए प्लस इसमें बचा था b इंटू डी बी बाई बी प्लस इसमें बच गया था स्मॉल c इंटू डी सी बाई कैपिटल सी, ठीक है। ये अपने पास आ रहा था, चाहो तो यहाँ चेक कर सकते हो, देखो क्या था 1 बाई डी एक्स जब कॉमन लिया था तो a इंटू डी ए बाई ए प्लस b इंटू डी बी बाई बी प्लस c इंटू डी सी बाई सी, ये बचा था, इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें गौर से देखो तो क्या ये डी 1 बाई डी एक्स ठीक है, वैसे भी ये मल्टीपल डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ dx होगा, dx कैंसल आउट हो जाएगा, एक न्यूमरेटर में dx होगा, एक डिनोमिनेटर में dx कैंसल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने काट दिया। आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बच रहा है दैट इज डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू ए इंटू डी ए बाई ए प्लस b इंटू डी बी बाई बी प्लस c इंटू डी सी बाई सी। अब देखो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनने वाली बात है, मैं लिख भी देता हूँ। ये जो c देख रहे हो ये स्मॉल c है, कौन सा c है गाइस, स्मॉल c, ठीक है, याद रखना ये स्मॉल c है, ठीक है। और ये जो है ये आपका कैपिटल सी, याद रखना ये क्या आपका कैपिटल सी, ये स्मॉल दोनों अलग अलग लेना चाहिए, पर सब जगह यही लिखा हुआ है इसलिए मैंने यही ले लिया ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो, उसे याद करना आसान है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है ये समझ में आ गया। अब इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को बना सकते हो, बट अब गौर से देखो तो इसको ऐसे नहीं, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते, जैसा कि मैंने बताया था सिंस डेल्टा क्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी क्यू, इसके सिमिलरली डी ए इज अप्रोक्सीमेटली टू डी बी इज अप्रोक्सीमेटली टू डेल्टा and dc is approximately equal to delta c. So in this case we can write here delta q by q equal to, इसको क्या लिख सकते हैं, a into delta a by a plus b into delta b by b plus c into डेल्टा सी बाई सी। अगर कहीं पर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो
तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम लोग स्मॉल परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करेंगे ऐसे सिचुएशन में, तो इसमें साइन बहुत मैटर करता है। इस ए की जो साइन होगी वो साइन हमें पुट करना जरूरी है, वो साइन हमें पुट करना जरूरी है। लेकिन बट अगर आप ये क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन एरर का आ जाए, आपके पास क्वेश्चन किसका आ जाए, एरर का आ जाए, तो याद रखना है कि उस केस में साइन नहीं लगाना, उस केस में साइन नहीं लगाना। ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई क्यू का मॉड, डेल्टा क्यू बाई क्यू का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू डेल्टा ए बाई ए का मॉड, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ बी, यस डायरेक्टली मॉड ऑफ बी इंटू डेल्टा बी बाई बी का मॉड, सॉरी बी कैपिटल बी था यहाँ, डेल्टा बी बाई कैपिटल बी का मॉड प्लस सी का मॉड, साथ में डेल्टा सी बाई सी का मॉड, ठीक है। ये मॉड के अंदर में रहेगा। सवाल है कि सर इसमें क्यों मॉड के अंदर में रहेगा, क्योंकि रीजन है जो हम लोग एरर फाइंड करते हैं, एरर में सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की फाइंड करते हैं कि अगर दो चीजों में अगर गलतियां हैं तो वो गलतियां कितनी है, बस में वो गलतियां कितनी है, 0.5 का, 0.2 का, तो हम लोग वो चाहे -0.5 हो या प्लस 0.5 नहीं हो, ये नहीं मायने रखता है, ये मैटर करता है कि उसमें गलतियां कितनी है, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसलिए क्या लगा देते हैं, मोड। तो ये बात का ध्यान रखेंगे कि जब एरर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो उसमें साइन नहीं लगाएंगे, उसमें सारे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। बट अगर आप लोग स्मॉल परसेंटेज चेंज फाइंड कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए और एरर की बात नहीं हो रही है, तब साइन इंपॉर्टेंट है। तब ये ए के साथ मॉड नहीं, उसके साइन के साथ, अगर -2 है तो -2 लिखेंगे, ठीक है। आइए इसको क्वेश्चन से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। और अपने पास जो एक्सप्रेशन लाना था वो आप देख सकते हो, अपने पास जो एक्सप्रेशन लाना था वो यही, ठीक है। और यही चीज हमने अभी लाया, डेल्टा क्यू बाई क्यू इक्वल टू ए इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस बी इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस सी इंटू डेल्टा सी बाई सी। बट इसके लिए एक चीज और मैंने बताया, कि एरर के केस में ये बी नहीं, मॉड ऑफ ए लेना है, मॉड ऑफ बी लेना है, मॉड ऑफ सी लेना है। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रूफ आपको समझ में आया, कैसे आया, क्यों आया, नहीं आया, आपको अच्छे से फील आ रही होगी। अभी तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया है, पर आगे जाकर के फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसको अभी ही इस फॉर्मूला को जनरली याद कर लेना, ठीक है। नॉर्मली आपको थोड़ी बहुत याद रखना चाहिए ताकि आपको आगे जाकर के आसान रहेगा, कोई आपको हानि नहीं होने वाला। तो इसका ये सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज इफ L is increased by 2% and G decreased by 1%, find out percent change in T, find out percent change is T। तो अपने पास V1 क्या है, अपने पास V1 क्या है वो लिखो। L क्या कर रहा है, इफ L increases by 2%, मतलब डेल्टा L by L आपके पास पता है कितना है, ये 2% इंक्रीज कर रहा है, एंड आपका जो G है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब कि डेल्टा G बाई G, डेल्टा G बाई G ये कितना है, -1%। जैसा कि मैंने बताया था डिक्रीज में क्या लगता है, -1, ठीक है। और आपके पास जो टाइम है, टाइम का एक्सप्रेशन क्या है, टाइम का एक्सप्रेशन है 2 पाई अंडर रूट L बाई G। अब गौर से देखें तो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, बचा L और G जिस पे ये टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं तो अपने पास जो ये टाइम पीरियड है ये दो क्वांटिटी पे कर रही है। L की आप देखो रूट को हटा दो तो क्या लिख सकते हो, अंडर रूट L बाई अंडर रूट G, अंडर रूट L बाई। और इस रूट को हटाएंगे तो हम लोग ऑलरेडी पहले सिखा रखा हो, यहाँ हो जाएगा L की पावर 1/2 और ये भी हो जाएगा L की G की पावर 1/2, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि ये जो T है, ये T दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक। कितने क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, दो क्वांटिटी पे। किस किस पे डिपेंड कर रही है, किस किस पे डिपेंड कर रही है, तो आपको पता है कि ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और वन ऑफ देम इज L और अनदर वन इज G। सो अगर हमें स्मॉल परसेंटेज चेंज किसका चाहिए,
टाइम का चाहिए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो। तो टाइम पीरियड वेरीज एज एल की पावर -1/2 इंटू जी की पावर -1/2। इस तरह से टाइम पीरियड ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और इस तरह से कर रही है, राइट। तो अगर फॉर्मूला की बात करें, हमें क्या चीज चाहिए, डेल्टा T/T, यही है स्मॉल परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। मैंने बोला था हर हमेशा लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ रहेगा, वो ऐसे लिखा हुआ रहेगा, राइट। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा एल, पहले तो एन लिख, ठीक है, आगे में क्या होता है एन, और एन कितना है -1/2। उसके बाद लिख दो डेल्टा, पहला क्या डेल्टा L/L, उसके बाद प्लस यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे अगेन -1/2, और ये हो जाएगा डेल्टा G/G, ठीक है। ये वेरी सिंपल फॉर्मूला है जो अभी आपने पढ़ा था। मैंने बोला था 3 क्वांटिटी रहेगा तो 3 लिखाएगा, 4 रहेगा तो 4 रहेगा, 2 रहेगा तो 2। इसमें कितने हैं, 2 है, मैंने वही 2 लिखा। अब हर 1 2 3 4 5 के लिए तो डिराइव कर नहीं सकता मैं फॉर्मूला। पिछली क्लास में मैंने 1 क्वांटिटी के लिए किया था, इसमें 2 3 के लिए किया। आप अपने मन से भी 2 क्वांटिटी लेकर के डिराइव करके देख सकते हो, एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करोगे हमें चाहिए क्या, डेल्टा T/T, क्या चाहिए डेल्टा T/T। तो -1/2 और dl/l कितना है, ये है इंटू 2, कितना दे रखा है 2। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और ये कितना है, ये हो जाएगा आपका -1/2 इंटू डेल्टा G/G कितना है -1%, कितना -1%। और जब इसे आप सॉल्व करोगे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर को यहाँ पर बचेगा -1, और यहाँ हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस हो जाएगा 1/2। अब देखो ये माइनस बड़ा है और ये हाफ छोटा है, ठीक है। तो इस 1 में से इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस हाफ हाफ आएगा, ये आ जाएगा हाफ, बट बड़ा कौन है -1 है, तो इसके लिए सिंबल लगा देंगे -1। इसकी वैल्यू आएगी -0.5%, -0.5%। परसेंटेज मैंने सब में छोड़ते, ये आप चाहो तो यहाँ परसेंटेज लगा सकते हो, ठीक है। इतना परसेंटेज चेंज आएगा, ये परसेंटेज चेंज, ये क्या आएगा परसेंटेज चेंज, तो ये आपका सॉल्व हो गया इतना परसेंट, ठीक है। वो ऑलरेडी लिखा हुआ, देखो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ। तो कितना चेंज आएगा, 0.5% क्या करेगा, ये चेंज करेगा किस में, टी में। टाइम पीरियड कितना चेंज हो जाएगा, वो 0.5% से। बट सवाल है कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज, तो आंसर माइनस आया है, मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। कितना परसेंट डिक्रीज करेगा, 0.5%, ठीक है। सिमिलरली अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। अब आपके समझ में फास्ट आना चाहिए, थोड़ा फास्ट बनाओ। देखो ए इज इंक्रीज बाय 3%, मतलब ये जो ए है डेल्टा डी या डेल्टा जो भी लिखना लिख लो, डेल्टा A/A इज गिवन दैट इज 3%, ठीक है। इंक्रीज कर रहा, यहाँ लिख लो गिवन, क्या है गिवन, ठीक है। ए इज इंक्रीज बाय 3% एंड डी इज डिक्रीज बाय 1%। तो डेल्टा डी क्या हुआ, डेल्टा D/D दैट इज 1/1%, क्या करना है डिक्रीज, मतलब -1%, ठीक है। तो फाइंड द चेंज इन C, और C कैसे करना है, C इक्वल टू इप्सिलॉन इंटू A/D, ठीक है। इप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब मीडियम के लिए हो या फिर किसी परमिटिविटी फिर फ्री स्पेस के लिए हो, यहाँ क्लियर नहीं किया तो इस परमिटिविटी को कांस्टेंट कंसीडर करो फॉर पर्टिकुलर मीडियम, और इसको हटाओ। जैसे इस मीडियम को हटाओगे तो C प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना, A की पावर 1 और D की पावर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, मतलब C 2 पॉइंट डिपेंड कर रही है। इस तरह से अगर हमें स्मॉल परसेंटेज चेंज चाहिए, किसका, स्मॉल परसेंटेज चेंज चाहिए किसका, C का, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे इसमें डेल्टा C बाय C इक्वल टू, देखो वन टाइम्स ऑफ डेल्टा, पहला क्या है A, डेल्टा A/A प्लस, उसके बाद देखो इधर कितना -1 टाइम डेल्टा, कितना डेल्टा क्या है D/D, डेल्टा D/D, और ये 1 इंटू DA/A दे रखा है 3%, अब प्लस 3% प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ डायरेक्ट माइनस ही लिखो, माइनस डी, डेल्टा D/D क्या दे रखा है, डेल्टा D/D दे रखा है -1%, ठीक है। इसको इसी में पुट कर दो,
1%। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे 3 into 1 दैट इज 3%, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा 1%। दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4%। ठीक है, मतलब आ रहा है कि सी में कितना चेंज होगा, तो सी एक्चुअली पॉजिटिव आया है, इसका मतलब सी जो है इंक्रीज कर जाएगा कितना परसेंट से, 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या दे रखा है मैं सबसे पहले उसे लिख दूं। टी इज इंक्रीजेज बाय 2%। ये जो टी है, ठीक है, मतलब कि डेल्टा टी बाई टी ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कितना परसेंट से, 2% से। और वॉल्यूम भी इज इंक्रीजेज बाय 2%। डेल्टा वी बाय भी ये कितना कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है 2% से। फाइंड द परसेंट चेंज इन पी, मतलब पी में चाहिए, मतलब आपको ये डेल्टा पी बाई पी ये आपको फाइंड आउट करना। ठीक, तो क्वांटिटी जैसे कि आपके पास है क्या है, P इक्वल टू NRT बाई भी, NRT बाई। तो आप जानते हो कि इसमें क्या है, डेल्टा P बाई पी आपको फाइंड करना है, और दो चीजें दे रखिए, टी एन भी, टी एन। तो कहने का मतलब है ये जो n है और ये जो r है, ये यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट का काम करेगा। क्या करेगा, कांस्टेंट का काम। आप लोग ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, उसी से रिलेटेड गैस का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या है, P इक्वल टू NRT बाई भी। तो इसमें से अगर NR को हम हटा दें तो P वैरी करेगा किस तरह से, टाइम की पावर 1 से, और V की पावर कितना, -1 से, V की पावर -1 से। तो अब जानते हो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डेल्टा P बाई पी, डेल्टा P बाई पी इक्वल टू 1 टाइम ऑफ डेल्टा T बाई टी, डेल्टा T बाई टी प्लस, और यहाँ चाहिए -1 इंटू डेल्टा V बाई टी, डेल्टा V बाई टी। अब देखो 1 इंटू डेल्टा T बाई टी कितना है, डेल्टा T बाई टी 2%, कितना है 2%। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और डेल्टा V बाई भी कितना है, डेल्टा V बाई भी है कितना 2%, ये भी कितना है 2%। तो फाइनल 2% माइनस 2% दैट इज 0%। मतलब कि ये जो आपका P है, मतलब कि ये जो P है, P में कोई चेंज ही नहीं आएगा, P में कोई चेंज ही नहीं आएगा, P में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कितना परसेंट से P चेंज करेगा, 0% से, मतलब ना ही वो इंक्रीज करेगा और ना ही वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें 4th नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्या दे रखा है, करा इफ टेंशन इंक्रीजेज बाय 4%, टेंशन इंक्रीजेज बाय 4% and the linear density increases by 1%, find the percent change in v, percent change in v। ये वेलोसिटी है गाइस। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी है, और इसका परसेंटेज आपको चाहिए, और आपके पास दे रखा है, क्या क्या दे रखा है कि टेंशन डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी, ये टेंशन को मैंने यहाँ पर टी नहीं लिखा, टी से कंसीडर किया गया, डेल्टा टी मतलब टेंशन, डेल्टा टी बाई टी दैट इज 4%। उसके बाद आपको और दे रखी है लीनियर डेंसिटी, मतलब कि डेल्टा म्यू बाय म्यू, ये कितना दे रखा है 1%। इंक्रीज है, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। और ये भी वेलोसिटी टी टेंशन और म्यू जो है ये डेंसिटी है। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डेल्टा वी बाय भी, ये आपको फाइंड करना है। तो आपके पास जो ये भी है, भी किस तरह से डिपेंड कर रहा है इस पे, ये कर रहा है, डायरेक्ट लिखो क्या, ये देखो रूट है तो t की पावर 1/2, बट t तो ऊपर में है तो 1/2 ही रहेगा, बट म्यू की पावर कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो आपको चाहिए डेल्टा v बाई भी, डेल्टा v बाई भी, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा 1/2 इंटू ये डेल्टा t बाई टी, डेल्टा t बाई टी कितना है 4%, कितना है 4%। और ये प्लस, यहाँ तो एक्चुअली प्लस होना चाहिए, पर ये माइनस क्या करेगा, माइनस कर देगा, और ये पावर आगे आएगा, ये आ जाएगा 1/2, और डेल्टा म्यू बाई म्यू कितना है, ये है 1%, कितना है 1%। जब सॉल्व करोगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट कर जाएगा, और बचेगा यहाँ कितना 2% माइनस कितना 0.5%, 0.5%। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से हाफ जाएगा तो ये बचेगा 1.5%। ठीक है, मतलब 1.5% से क्या करेगा,
ये इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी क्या करेगा 1.5% से इंक्रीज करेगा। इस तरह से अगर आपको फिजिक्स की ये सारी टर्म नहीं भी आती है तब पर भी फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, और कई बार जेईई मेंस या नीट में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो अगर आपको अच्छे से बाइनोमियल आती है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से ऐसे भी क्वेश्चन जो आपने पढ़ा भी नहीं है, जो फिजिक्स में जानते भी नहीं है वो क्या है नहीं है, फिर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बस आपको बेसिक आना चाहिए। तो कह रहे हैं m इज इंक्रीज बाय 2%, मतलब कि डेल्टा m बाई n ये आपका क्या दे रखा है 2% से इंक्रीज कर रहा है। r इज इंक्रीजेज बाय 1%, मतलब कि डेल्टा r बाई r ये भी इंक्रीज कर रहा है कितना से 1% से, कितना परसेंट से 1% से, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द परसेंट चेंज इन g, मतलब आपको चाहिए डेल्टा g बाई g, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास जो g वेरी कर रहा है वो कैसे कर रहा है, g तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाओ तो g वेरी करेगा आपको m की पावर 1 से और r की पावर -2। आपको डेल्टा g बाई अगर g चाहिए, डेल्टा g बाई g चाहिए, ये पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, डेल्टा m बाई m दैट इज 2%, ठीक है। और उसके बाद इसका पावर है माइनस, तो यहाँ प्लस रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा r बाई r, ये कितना है 1%, ठीक है, ये है 1। इसको सॉल्व करोगे, मैंने ऑलरेडी पहले सिखा रखा है आपको। अगर ऐसा हुआ तो देखो ये कितना हो जाएगा 2% माइनस 2% दैट इज 0%। अगेन अगर बात करें तो इसका जो g है, g में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे भी आप अच्छे से जानते हो g कांस्टेंट टर्म होता है, तो m बढ़े या r घटे उससे g की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब g कांस्टेंट होता है, g कितना चेंज करेगा 0% से, ठीक है। ये बातें आपके समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 6 नंबर में क्या है, इफ q इज इंक्रीजेज बाय 5% दैट मींस गिवन है आपके पास डेल्टा q बाय q दैट इज 5% से इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद r इंक्रीजेज बाय 2%, डेल्टा r बाय r ये भी इंक्रीज कर रहा है 2% से। फाइंड करना है, फाइंड द परसेंट चेंज इन e दैट मींस डेल्टा e बाय e आपको फाइंड आउट करना है। नाउ तो आपको चाहिए क्या चीज, आप पहले इसका देख लो, ये वैरी करेगा किससे, के जो है ये कांस्टेंट होता है, और आपको चाहिए क्या Q और R ये दोनों वैरी कर रहे हैं, Q की पावर 1 और R के से R ऊपर जाएगा तो ये -2 पावर होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वैरी कर रहा है Q और R के साथ। तो अगर आपको चाहिए डेल्टा E बाई ई, डेल्टा E बाई ई दैट इसका पावर 1 है, इससे मल्टीप्लाई करो कितना डेल्टा Q बाई Q दैट इज 5%, और ये देखो माइनस है, होगा प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा इसकी पावर 2 इंटू आर, तो डेल्टा आर बाय आर कितना है 2%। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5% और 2 2 जा -4%। जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1%। मतलब पॉजिटिव 1 आया है, इसका मतलब है ये जो आपका परसेंट चेंज इन ई है वो ई जो है 1% से इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है L इंक्रीजेज बाय 2% एंड A इंक्रीजेज बाय, इसका क्वेश्चन की अगर बात करूं 7 नंबर, देखो तो इसमें क्या है, अब देखो गाइस ये खुद से कर सकते हो आप लोग, फिर भी मैं कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। ये आपको क्या चाहिए R, तो R आपका वैरी कर रहा है किस किस पे, R वैरी कर रहा है आपको L की पावर 1 और A की पावर -1, ठीक है। इस पे डिपेंड कर रहा है, आपको चाहिए परसेंट चेंज इन R, ये हो जाएगा डेल्टा R बाई R, अगर चाहिए और शॉर्ट करेंगे आगे जाके तो ये L चाहिए, तो L की पावर 1 है इंटू डेल्टा L बाई L, डेल्टा L बाई L कितना है 2%, कितना है 2%, उसके बाद इसकी पावर माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ चाहिए डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा ए बाई ए कितना है 1%, ये हो जाएगा 1%, और माइनस पावर तो ऑलरेडी आप लिख ही चुके हो, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1% से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा। तो ये 2 इंटू 1 2% माइनस 1 इंटू 1 1%, 2 माइनस 1 दैट इज 1%, फाइनली कितना चेंज आएगा 1%, और ये 1% क्या करेगा, ये आर इंक्रीज करेगा। रेसिस्टेंस है जैसे कि आप क्लास 10th में भी पढ़ रखे हो। उसके बाद अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या कह रहा है, आपको चाहिए डेल्टा के बाई के, डेल्टा के बाई के। आप देखो
हाफ कांस्टेंट है, इसको हटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मास दे रखा है 2% से इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि 2 इंटू डेल्टा एम बाई एम दैट इज 2%। ठीक है, उसके बाद इसकी पावर इन पॉजिटिव है तो प्लस 2 इंटू पावर कितना है 2, और ये है डेल्टा वी बाई वी वो कितना है 3%। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे 2 2 जा 4% और 3 2 जा 6%। ठीक है, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 10%। मतलब ये 10% से क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली 9 नंबर अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या कह रहा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज बाय 4%। फ्रीक्वेंसी कितना से इंक्रीज करना है 4% से, तो आपको चाहिए परसेंट चेंज इन टाइम पीरियड डेल्टा टी बाई टी। अब ये देखो, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ये हो जाएगा इसकी पावर ऊपर जाकर -1, तो -1 इंटू 4%, -1 इंटू 4% दैट इज -4%। मतलब इस बार टाइम पीरियड देखो, अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, वो भी कितना से -4% इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको क्या चाहिए, प्रेशर। ठीक है, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। तो अगर बात करूं मैं, तो देखो, तो एफ की पावर 1 तो 1 इंटू, और फोर्स में कितना चेंज हो रहा है 3%, और ये ऊपर जाकर -a तो -1 इंटू ए में कितना चेंज हो रहा है, ये कह रहा है डिक्रीज हो रहा है, कितना से डिक्रीज, मतलब -2। ठीक है, कितना -2। देखो ए ऊपर जाके -1 तो पावर था ही तो माइनस कर दिया, और ये कह रहा है डिक्रीज, तो 2 का साइन क्या लेना पड़ेगा -2। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा फाइनली 5%। ठीक है, तो 5% क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 5% क्या करेगा, इंक्रीज। वैसे भी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, ये बात आप अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या है ये, देखो कह रहा था the permeability mu of a medium increases by 4% while permittivity epsilon remains constant. ठीक है, find the percent change in the speed of v of an electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अगर परसेंटेज चेंज चाहिए इसके स्पीड में, तो ये स्पीड इक्वल होता है, ये स्पीड क्या होता है, इक्वल होता है 1/√1 म्यू इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, और ये बोल रख रहा है मीडियम का है, तो मीडियम के लिए है एम यूज कर सकते हो, नहीं भी करो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही बोल ही रखा है, ये जो म्यू है वो एप्सिलॉन के लिए था। ठीक है, तो ये चीजें आ गई, ये फॉर्मूला होता है किसका, ये होता है वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज। तो इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिख लो, ये ऊपर जाके हो जाएगा म्यू की पावर भी -1/2 और एप्सिलॉन की पावर 1/2। ठीक है, अब आप चाहिए डेल्टा v बाई भी, डेल्टा क्या चाहिए v बाई भी, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा -1/2 एंड डेल्टा म्यू बाई म्यू। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस होगा, पर ये माइनस आ गया तो माइनस कर देगा 1/2, और ये हो जाएगा डेल्टा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा डेल्टा v बाई भी इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1/2 इंटू डेल्टा म्यू बाई म्यू, ऑलरेडी दे रखा है, कह रहा परमिएबिलिटी मतलब डेल्टा म्यू बाई म्यू ऑफ अ मीडियम इंक्रीज बाय 4%, ये पॉजिटिव भी 4% होगा, पॉजिटिव 4%। उसके बाद क्या है -1/2 इंटू, उसके बाद क्या करा एप्सिलॉन remains constant, find the percentage change in the speed v। ठीक है, मतलब कि उसको चेंज नहीं किया गया, वो जितना है उतना ही रहेगा, जितना है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जब ये कांस्टेंट है तो इसको तो ऐसे ही हटा दो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है गाइस। जब अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं पूरा। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो हमें इसकी, अब देखो अगर ये कांस्टेंट है तो ये हटा देंगे तो कुछ इस तरह से वैरी करेगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से वैरी करेगा, देखो किस तरह से वैरी करेगा, इस तरह से वैरी करेगा, और इसका फॉर्मूला फाइनल ये आएगा। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 नॉट, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स में कितना टाइम्स में 2 टाइम्स। ठीक है,
तो ये 4 से कट जाएगा और ये होगा -2%। ठीक है, तो कहने का मतलब है मैंने ये चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये जो आपका परमिएबिलिटी एप्सिलॉन है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये जब कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो फाइनली यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये तो सिंगल वाला था, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर बात करें हम लोग, बात करें करा परमिटिविटी एप्सिलॉन इंक्रीजेड बाय 6%। इस बार दोनों को, उस बार एक होता, इस बार दोनों को कर दिया। देखो परमिएबिलिटी म्यू इंक्रीजेज बाय 2%, इस बार दोनों के लिए कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये होता है 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, तो डेल्टा v बाय, अगर v चाहिए नहीं तो एक लाइन और लिख लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। v डिपेंड करेगा किस पे बताओ, ये म्यू की पावर -1/2 और एप्सिलॉन की पावर -1/2। मतलब डेल्टा v बाय v चाहिए, फिर से -1/2 इंटू करना है क्या, डेल्टा म्यू बाय म्यू। ठीक है, और ये माइनस आ गए, ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। ठीक है, अब इस पे बस वैल्यू को पुट कर दो, क्या कहता है डेल्टा v बाय v इक्वल टू -1/2 इंटू, अब इसकी वैल्यू को पुट कर तो क्या कर रहा है, एप्सिलॉन इंक्रीज बाय 6% और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट मींस म्यू बाय म्यू ये कितना से इंक्रीजेज बाय 2%, ये हो जाएगा आपका 2%। ठीक है, और -1/2 इंटू ये क्या है 6% से इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका 6%। सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 कैंसल आउट, और ये 2 3 जा 6 कैंसल आउट, ये हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -3, फाइनली -4%। -4 आ रहा है, मतलब क्या इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए डिक्रीज। अगर इन दोनों को 2% से इंक्रीज और 6% से इंक्रीज किया जाए तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, -4%। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है, पर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ी सी अच्छे से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जेईई मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। करा फिजिकल क्वांटिटी जेड, ये जो जेड है फिजिकल क्वांटिटी, ये करा डिपेंड कर रहा है 4 ऑब्जर्वेबल्स ए बी सी एंड डी पे, मतलब ये 4 ऑब्जर्वेशन ए बी डी पे डिपेंड कर रहा है। जो किस तरह से कर रहा है, ये कर रहा है a² b की पावर 2/3 एंड होल डिवाइडेड बाय √c, कितना √c इंटू डी क्यू, इस पे डिपेंड। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो सिंपल सी बात है, इसमें कह रहा है कि जिसमें a कितना % से चेंज हो रहा है, तो डेल्टा a बाय ए थोड़ा सा लिख लो ताकि आपको आसान रहे, डेल्टा a बाय ए 2%। ठीक है, उसके बाद डेल्टा b बाय बी 1.5%। ठीक है, एंड डेल्टा c बाय सी दैट इज 1.5 तो लिख चुका हूँ 4%। ठीक है, और बचा क्या, अब बच रहा डी, डेल्टा डी बाई डी कितना है, ये है आपका 2.5%। तो कह रहा है रिस्पेक्टिवली देन द परसेंट चेंज ऑफ एरर इन जेड। देखो एरर वाली क्वेश्चन आ गई, मैंने बोला था एरर में जो है सर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं लेना, डायरेक्टली हमें क्या लेना, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से करता हूँ, आपको चाहिए डेल्टा जेड बाई जेड। तो देखो इसकी पावर कितनी है, एक लाइन इसको लिखना चाहिए तो आपको हो तो मैं लिख दूं इसको, अगर मैं कहूँ कहाँ लिख दूं, हाँ यही लिख देता हूँ। देखो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इस जेड को अगर थोड़ा सा सॉल्व करो तो a की पावर कितनी हो जाएगी 2, ये पॉजिटिव है कोई लेना देना, और ये b की पावर 2/3 ये भी पॉजिटिव है कोई मतलब नहीं है, पर ये c की पावर हाफ होगा और ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, c की पावर -1/2 और ये d भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, d की पावर कितना हो जाएगा -3। अब देखो, अब अगर डेल्टा जेड बाई जेड चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू ए डेल्टा ए बाई, और ये दे रखा है कितना 2%, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस अब बी इसमें कितना है 2/3 इंटू डेल्टा बी बाई बी जो कि 1.5%, प्लस सी का कितना दे रखा है 1/2। अब देखो यहाँ क्या लेना था,
-1/2 लेते थे हम लोग, बट एरर में मैंने बोला था सिंपल से मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसका मोड लेंगे। -1/2 का मोड कितना था 1/2, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 1/2। उसके बाद डेल्टा c/c कितना है 4%, कितना है 4%, ठीक है। एंड प्लस देखो ये भी माइनस है पर माइनस नहीं लेना है, मोड लेंगे तो मोड पॉजिटिव कर देगा। और डेल्टा d/d कितना है 2.5, कितना है 2.5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 2 4% प्लस ये अगर हटा दो छोड़ो, इतना हटाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको 1.5 ही रखो। इससे जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.35, 0.5%, कितना 0.5%, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 0.5 इंटू 5 करोगे, 5 2 10, मतलब कितना टाइम्स 1%, ये कितना हो जाएगा 1%, और ये हो जाएगा 2%, कितना 2%। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7.5 प्लस कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है 7.5। अब सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस 2 1 3 और 3 4, 3 और 4, 3 4 कितना हो जाएगा 3 4 7, 4 3 7, ठीक है। तो 5 to 7 7 7 14, ये हो जाएगा 14.5%, 14.5%। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यही ध्यान रखना है परसेंटेज में गलती से माइनस प्लस नहीं लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखो तो ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया है और फिर से सेम ही है, कह रहा है कि P, Q, R एंड S कोई क्वांटिटीज है जो इस तरह से डिपेंड करता है। तो C इक्वल टू दे रखा है P Q स्क्वेयर एंड बाय अंडर रूट S और R क्यूब। देखो एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, जहाँ ABCD था वहाँ P Q R S दे रखा है, तो उसमें कोई चेंज तो है नहीं। इसको क्या आपको क्या चाहिए डेल्टा C/C, डेल्टा C/C मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये हो जाएगा 2 सॉरी इसकी पावर कितना है 1, तो 1 इंटू डेल्टा P/P, और डेल्टा P/P कितना है देखो सब बोला PQRS, PQRS पहले R है 1 कितना है 1 प्लस फिर क्या है 2 इंटू Q, Q कितना है 2%, 2 कितना है ऐसे करना है, टाइम टेक नहीं लेना है, ये पावर 2 है 2 लिए, और Q का कितना था 2% प्लस उसके बाद 3% क्या है R का, R देखो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा पर माइनस नहीं लेना है, जैसा मैंने बताया एरर में 3 इंटू कितना है 3%, 3 इंटू 3% प्लस इसमें क्या है ऊपर जाके रूट हो जाएगा तो 1/2 पर माइनस होगा पर लेना नहीं है माइनस 1/2, और S दे रखा कितना 2% अगेन इंटू 2%, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अब तो कुछ कैंसिल आउट 1 इंटू 1 1% प्लस 2 2 जा 4% प्लस 3 3 जा 9% प्लस 2 2 कट गया तो बचा कितना 1%, ठीक है। फाइनली जब ऐड करोगे तो 9 1 10 और 10 और 5 15 कितना आएगा ये आ जाएगा 15%, ठीक है 15%, दैट इज डी। कौन सा ऑप्शन सही है डी। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत बड़ी बात नहीं है। शायद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत आसान है, इसे भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कर फिजिकल क्वांटिटी Q is formulated as x की पावर -2 y की पावर दिस मच। अरे यार ये ऐसे फिर से सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है Q इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि x की पावर, ये जो कैपिटल X है, x की पावर -2 y की पावर 3/2 एंड z की पावर -2/5। अब देखो ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है, मतलब कि क्वेश्चन एक ही टाइप के कई बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अलग अलग सीट में सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। तो फिर से कह रहा है कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स विच हैव फ्रैक्शनल एरर्स ऑफ इतना 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 रिस्पेक्टिवली इन मेजरमेंट्स, ठीक है। देखो दोनों में छोटा सा चेंज है, बस यहाँ पर बोला फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि अगर सपोज कि 2%, जैसे कि 2%, इसका फ्रैक्शन होता है 2/100, दैट इज देखो कितना है 2/100, जस्ट मिनट गाइस 2/100 दैट मीन्स 0.02%, 0.02%, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। बट अगर इसी को
अगर इसी को अगर हम लोग परसेंटेज एरर की बात करें तो 2/100 into 100, 2/100 into 100, 100 कैंसल आउट, दैट इज 2%, दैट इज 2%। यही डिफरेंस है परसेंटेज एरर और फ्रैक्शन एरर, ठीक है। पर दोनों के लिए फॉर्मूला गाइस सेम ही रहेगा, दोनों के लिए फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आनी है, ठीक है, एज इट रहेगा। तो इसके लिए क्या यूज करना है, डेल्टा क्यू बाय, आपको चाहिए क्यू, डेल्टा क्यू बाय क्यू। फिर से मैंने बोला था कि इसमें साइन नहीं लेना एरर में, जब भी क्वेश्चन पूछे ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, और ये कह रहा है फ्रैक्शनल एरर्स इतना इतना रिस्पेक्टिवली। तो पहला क्या है, एक्स है, वाई है, फिर जेड है। तो एक्स है 0.1, कितना 0. जस्ट मिनट गाइस, ये हो जाएगा 0.1% प्लस ये कितना है 3/2 इंटू दूसरा 0.2%, 0.2% प्लस तीसरा क्या है, तीसरा 0.5, और इसकी पावर है यहाँ पर -2/5, और इसको मोड लेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, 2/5 इंटू कितना है 0.5%, 0.5%। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 2, दैट इज 0.2%, ठीक है, प्लस इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.1%, ये 2 से ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा 0.1%, ठीक है। फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 0.3% हो जाएगा, ठीक है। कैंसल आउट ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट को रहा नीचे में 10, 2 से 2 कट जाएगा, 1/10, 1/10 से डिवाइड करोगे 0.1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई 3 1 3 प्लस इसको करो, ये भी 0.1 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.2%, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो 3 to 5, 5 to 7, दैट मीन्स इस बार फ्रैक्शनल एरर जो आएगा वो कितना आएगा 0.7%। ऑप्शन इज या ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या है, डी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अब टॉपिक ही दूसरा आ गया गाइस, तो इसलिए इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको बाइनोमियल की बेसिक चीजें आनी चाहिए, जो स्मॉल परसेंटेज चेंज है या फिर जनरल फॉर्मूला है या फिर लार्जर परसेंटेज चेंज है, इनकी बस सिंपल बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। आप किसी भी चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैंने दिखाया कि बेसिक कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको बेसिक आती है, फिजिक्स नहीं भी आती है, तो थोड़ी भी बहुत क्वेश्चन जो बेसिक से रिलेट करता है वो क्वेश्चन आप आईटी जेई का ही क्यों ना हो वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आईटी जेई बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है, ये जस्ट इमेजिन करो गाइस कि एक कॉलेज में एंट्रेंस के लिए हम लोग एग्जाम देते हैं, तो किसी कॉलेज में एंट्रेंस के लिए इतनी बड़ी एग्जाम आप समझ रहे हो, जो कि एक कॉलेज में बस एंट्री करनी है, उस कॉलेज में एडमिशन लेना, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जब इतना बड़ा एग्जाम आप समझ रहे हो, तो जस्ट इमेजिन करो कि उस कॉलेज की क्या बात होगी और कितनी बड़ी वहां की लेवल होगी स्टडी की। तो आप इसको इतना बड़ा भी मत समझो, बहुत बड़ी एग्जामिनेशन नहीं होती है, बस आपकी जो मेहनत के लेवल होता है वो बड़ा नहीं होता, वो जिस दिन आपका बड़ा हो जाएगा तो ये एग्जाम की लेवल बहुत छोटी लगने लग जाएगी। बस आप मेहनत करते रहो, एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छे से जाएगा, बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करोगे, बहुत बेस्ट करोगे, बस आपको कंटिन्यूअसली आपको स्टडी करते रहना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लार्ज परसेंटेज चेंज, ठीक है। और लार्ज परसेंटेज चेंज जैसा कि आपने देखा कि स्मॉल परसेंटेज चेंज कितना इंपॉर्टेंट है, बस बेसिक जानने से हम लोग जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट चैप्टर्स के। तो लार्ज परसेंटेज चेंज भी ऐसा ही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, और क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने के लिए आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लार्ज परसेंटेज सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।